तो बच्चों हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से कारक हमारे अल्फा के मान को प्रभावित करते हैं। बच्चों अभी हमने इसमें एक पॉइंट ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम तनुकरण करते हैं वैसे वैसे अल्फा का मान क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसी को आगे हम डिस्कस करते हैं। इसका प्रूफ जो दिया था बच्चों वो ऑसवर्ल्ड ने दिया था। तो अब हम ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, ऑसवर्ल्ड का तनुकरण सिद्धांत। अब ऑसवर्ल्ड का तनुकरण सिद्धांत क्या है, आइए इसको जरा हम समझते हैं इक्वेशंस की मदद से। अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट बात, जो ऑसवर्ल्ड का तनुकरण सिद्धांत है ये केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अप्लाई होगा, प्रबल वाले के लिए अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, सभी के लिए नहीं है भाई। तो मान लो हमारे पास Ha क्या है, एक वीक एसिड है जो केवल एक ही H+ आयन का त्याग कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल। ठीक है, क्या है ये भाई, दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल। ठीक है, तो ये क्या है भाई हमारा Ha, एकल दुर्बल क्षारीय अम्ल हो गया। इसको मैंने जल में डाला तो ये क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा H+ एंड A- के अंदर। अब मान लीजिए टाइम t = 0 पे इसकी कंसंट्रेशन मैंने क्या ली थी, C मोल/लीटर ली थी। ये मेरी एज्यूम करी हुई है, वो 1m दे सकता है, 2m दे सकता है, 10m दे सकता है, 10⁻⁻5m दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। बट मैंने क्या एज्यूम किया, यहाँ Ha की कंसंट्रेशन कितनी है, C है। H+ और A- तो बने भी नहीं होंगे स्टार्टिंग में। अब मान लो इक्विलिब्रियम की कहानी देखते हैं बच्चों। तो मान लो C का, इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है अल्फा। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक एसिड है और उस एसिड की कंसंट्रेशन जो हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, 10⁻⁻2m मान लो दी गई है। अब कोई बोल रहा है कि भाई इसके लिए जो अल्फा का मान है ना, अल्फा का मान कितना है, इसका 20% है। तो 20% किसका भैया, अल्फा का मान 20% होने का मतलब क्या है कि जो 10⁻⁻2m है ना, इसका 20% क्या कर दो, वियोजित कर दो। तो 10⁻⁻2 का 20% कैसे निकालोगे, 20/100 करके। हाँ, इसको और सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, या ऐसे ही रहने दो, इंटू 20%, ऐसे ही करके निकालोगे ना भाई। तो इसका बचेगा कितना वियोजन के बाद, भाई लिया कितना था, 10⁻⁻2m लिया था, वियोजित कितना हो गया, इतना तो बचेगा यही ना। तो 10⁻⁻2 यानी C- C हम लोग इसको लिख सकते हैं, बोलो। C कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, C1 - अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे हमें इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ क्या है, C है, ये हमारा कुछ भी नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे ये कितना बचेगा, C1 - अल्फा, ये कितना बचेगा, C-अल्फा, और ये भी कितना बचेगा, C-अल्फा, है ना। वो कितने कितने बन जाएंगे, C-अल्फा बन जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे ही हमें इक्वेशन बनानी है। अगर इस इक्वेशन को बनाने में आपने हल्की सी भी गलती कर दी तो ऑब्वियस ही बात है आपका आंसर तो वैसे भी नहीं आना है। एक बार दोबारा समझ लो, Ha हमारा वीक एसिड है, H+ A- में टूट रहा है, C कुछ नहीं C1 - अल्फा, C-अल्फा हो गया। अभी बच्चों देखो, जैसे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, K। उसमें मान लो हमें कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होता तो मैं Kc लिखता था, प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना था तो Kp लिखता था। अब मेरे को एसिड का देखो, Ha क्या है, एसिड है, इसके लिए इक्विलिब्रियम है तो मैं इसको Ka से लिखूंगा। Ka का मतलब क्या है, एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैंने लिखा Kb का मतलब बेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kw का मतलब वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो सारी चीजों में K की प्रॉपर्टीज तो सेम है, बस जिस टाइप की रिएक्शन है उस टाइप के आधार पर वहां नीचे हम सिंबल रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट्स इट, और कोई वहां चेंज नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, एसिड है, तो इसके लिए मैं एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कर लेता हूं।
प्रॉपर्टीज सारी वही होने वाली है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हमने पढ़ी है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, Ka हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। ये क्या हो जाएगा, हमारे Ka की वैल्यूज हो जाएगी, Ka का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सो Ka इज इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H प्लस, इट इज C अल्फा। Now what is the value of A minus? It is also C alpha upon C1 minus alpha। ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे, वैल्यूज पुट कर दी है। अभी कुछ चीजें आपको वहाँ पे कैंसिल आउट होती हुई नजर आ रही होगी, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे हम दो केस स्टार्ट करने जा रहे हैं। केस नंबर 1, केस नंबर के 1 क्या है, अगर हमारा अल्फा लेस देन 10% होता है। ठीक है, केस नंबर 1 क्या है, अगर हमारा अल्फा लेस देन 10% होता है। तो लेस देन 10% का मतलब जैसे 5% हो गया, 2% हो गया, लेस देन 10% होता है तो हमें अल्फा को क्या करना है बच्चों, नेग्लेक्ट करना है। अल्फा को क्या मानना है, नेग्लेक्ट करना है, यानी नगण्य मान लेना है। तो 1 माइनस अल्फा को मैं क्या लिख दूंगा भैया, 1 माइनस अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ka को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से C अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूँ। नीचे वाली वैल्यू तो क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। यहाँ से अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, Ka बाय C बन जाता है। ठीक है, वहीं केस 2 की बात करते हैं, केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या है, अगर अल्फा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 10% आता है, इन दिस केस हम अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चों, C अल्फा स्क्वायर है, ये बनेगा Ka अल्फा माइनस Ka इज इक्वल टू 0, सॉरी, और यहां से हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर माइनस Ka अल्फा प्लस Ka इज इक्वल टू 0। यहां से अपनी क्या होगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगी। क्या जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में खूब सॉल्व करी है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे अल्फा का मान निकालने के लिए, अल्फा का मान निकालने के लिए। तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे ये C क्या होगा, A होगा, ये के A क्या होगा, B होगा, और ये के A का मान क्या होगा, C होगा। अच्छा, B में नेगेटिव साइन में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अल्फा का मान निकालते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि दो केसेस हमने यहाँ पे बनाए, वो तो ठीक है, लेकिन जरा यहाँ पे आप गौर फरमाओ, अल्फा बराबर क्या है, Ka बाय C है अंडर रूट में। तो क्या मैं यहां से ये कंक्लूजन दे सकता हूं, क्या कंक्लूजन हम लोग दे रहे हैं यहाँ से, द कंक्लूजन इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ C, एंड C क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी ये चीज इसी बात को तो सपोर्ट कर रही है बच्चों कि जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, तनुकरण करूंगा, वैसे वैसे मेरे अल्फा का मान क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बोलिए आई नहीं आई कहानी समझ में। अब बच्चों यहाँ पे एक हम ग्राफ भी बनाते हैं, तो ग्राफ अभी मैं समझाता हूं, उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस 1 और केस 2 हमें ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है, हम भाई कौन से केस की तरफ बढ़ेंगे ये मेरे को कैसे पता लगाना है। तो तुम तो क्या करना, सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, अल्फा बराबर Ka बाय C, वहां से अल्फा निकाल लो। अगर यहां से तुम्हारा अल्फा आता है मान लो 5%, 2%, 1%, देन गो फॉरवर्ड, आप सही जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लो यहां से आपका अल्फा आ रहा है 10% से ऊपर, देन गो फॉर द केस नंबर 2। क्या बोला मैंने, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और इस वाले फॉर्मूले में अगर आपके अल्फा का मान 10% से कम आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम सही जा रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यहां से मान लो 10% से ऊपर आता है
तो इस फॉर्मूले में चल जाओ, वो अल्फा को भूल जाओ, वहां पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो और अल्फा का मान निकाल लो। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया। यहां से हम लोग ग्राफ देखते हैं। चलिए बच्चों ग्राफ पे चलते हैं। तो कंक्लूजन मैंने नहीं हटाया है। कंक्लूजन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी while directly proportional to अंडर रूट ऑफ वी। तो ये ले लेते हैं हम लोग क्या भाई, अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहां ले लिया मैंने अंडर रूट सी दैट इज इन मोल लीटर इनवर्स के अंदर ले लिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, दिस इज द ग्राफ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट केस। अगर मैं वी के साथ में बनाना चाहूं तो इसी ग्राफ को मैं कैसे बना सकता हूं, ये हो जाएगा हमारा अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ वी इन लीटर। ठीक है, तो 0 से स्टार्टिंग होगी और ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस ग्राफ में एक बात पे और गौर फरमाइए कि जब मैं स्टार्टिंग में डाइल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो मेरा अल्फा का मान जो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है, एक स्मॉल वॉल्यूम भी अगर मैं चेंज करूं तो एक बहुत ही लार्ज चेंज हो रहा है, लेकिन बाद में क्या है, मेरे ज्यादा वॉल्यूम चेंज करने पे भी अल्फा का मान कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो लगभग पूरा डिसोसिएट हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार्क करके भी लिख लीजिए, इन स्टार्टिंग स्टार मार्क करके लिखिए, स्टार्टिंग में अल्फा का मान बहुत तेजी से बदलता है। स्टार्टिंग में अल्फा का मान बहुत तेजी से बदलता है। ठीक है, कॉमा, बाद में उसके बदलने की रफ्तार घट जाती है। तो बाद में क्या हो जाता है, उसके बदलने की रफ्तार कम हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ कुछ चीजें हमने यहाँ पे समझी हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं एसिड बेस थ्योरी पर। तो हेडिंग डाल लीजिए, अम्ल तथा क्षार थ्योरी। तो इस थ्योरी की बात करें तो इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं बच्चों की कौन अम्ल होगा, कौन क्षार होगा, और यहां पे हम 3 थ्योरीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली होगी हमारी आर्हेनियस थ्योरी, दूसरी होगी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, और तीसरा होगा हमारा लेविस कंसेप्ट। तो उन तीनों के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, एसिड और बेस देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, आर्हेनियस थ्योरी की। तो आर्हेनियस थ्योरी की अगर हम बात करें बच्चों, तो आर्हेनियस ने क्या बोला कि भाई वो यौगिक जो जल में जाने पर H+ आयन देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। जबकि वह यौगिक जो जल में जाने पर OH- आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ये उसने क्या दिया, कंसेप्ट दिया बच्चों अम्ल और क्षार का। तो आर्हेनियस थ्योरी के अंदर लिखो, वह यौगिक जो जल में जाने पर H+ आयन का त्याग करते हैं, H+ आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन लिख लो, H+ आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन का त्याग करते हैं, उन्हें अम्ल कहा उन्हें अम्ल कहा जाता है। जबकि
जो जल में जाने पर OH माइनस आयन का त्याग करते हैं, जबकि जो जल में जाने पर OH माइनस आयन का त्याग करते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन में बता दूं, H3O प्लस को हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये जो H प्लस आयन हमारा किसी अम्ल से आता है ना, ये वहां उपस्थित जल के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। और जब ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो ये क्या बना लेता है, आपका H3O प्लस बना लेता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोनियम आयन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो H प्लस या H3O प्लस दे वो क्या हो जाएगा, अम्ल, और जो OH माइनस आयन देता है वो क्या हो जाएगा, क्षार। एग्जाम्पल तो भैया आप सब मास्टर हैं यहाँ पर। तो HCl जो है इसको जल में डालूंगा तो ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन देगा, तो H प्लस दे रहा है यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा अम्ल हो जाएगा। इसी तरीके से H2SO4 की बात करें तो H2SO4 जल में जाने पर 2H प्लस आयन देगा और सल्फेट आयन देगा यानी SO4 माइनस 2 आयन देगा। H3PO4 की अगर बात करी जाए तो H3PO4 जल में जाने पर 3 तो देगा H प्लस और एक देगा फॉस्फेट आयन यानी PO4 माइनस 3। क्लियर है पॉइंट? तो देखो यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो इसमें एक टर्म आती है बच्चों, प्रोटिसिटी, प्रोटक्ता। प्रोटिसिटी क्या है, बेसिकली जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन वो रिलीज करता है वो क्या कहलाता है, उतना प्रोटिक कहलाता है। जैसे एकल प्रोटिक हो जाएगा, ये द्विप्रोटिक हो जाएगा, ये 3 प्रोटिक वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रोटिसिटी वर्ड भी आता है। प्रोटिसिटी वर्ड क्या होता है जरा देखते हैं, तो लिखना जरा यहाँ पे, प्रोटिसिटी, प्रोटिसिटी, प्रोटिसिटी के अंदर लिखो जो अम्ल जितने H प्लस आयन का त्याग करता है, जो अम्ल जितने H प्लस आयन का त्याग करता है वह उसकी प्रोटिसिटी कहलाती है, वह उसकी प्रोटिसिटी कहलाती है। ठीक है, ये HCl कितने H प्लस आयन का त्याग कर रहा है भाई, एक H प्लस आयन का त्याग कर रहा है तो इसकी प्रोटिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, इसकी प्रोटक्ता यानी प्रोटिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती है। और इसको हम लोग बोलते हैं मोनोप्रोटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोप्रोटिक। ठीक है, एकल क्षारीय भी बोल दिया जाता है। चलो भाई, इसकी प्रोटिसिटी कितनी हो जाएगी H2SO4 की, तो भैया ये कितने रिलीज कर रहा है H प्लस आयन, 2। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, डाइप्रोटिक, द्विक्षारीय अम्ल। क्या हो जाएगा बच्चों, ये द्विक्षारीय अम्ल। H3PO4 कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, 3। तो इसकी प्रोटिसिटी कितनी हो जाएगी भाई, प्रोटिसिटी इसकी हो जाएगी 3। क्या कहलाएगा ये, ट्राइप्रोटिक। दिस इज व्हाट, ट्राइप्रोटिक, ये हमारा ट्राइप्रोटिक हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो प्रोटिसिटी या बेसिसिटी, इसको हम बेसिसिटी भी बोलते हैं। बेसिसिटी क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक। HCl क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक हो जाएगा। H2SO4 क्या हो जाएगा, डाइबेसिक हो जाएगा। H3PO4 क्या हो जाएगा, ट्राइबेसिक हो जाएगा। तो उस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, ये तो हमने अम्ल की बात कर ली। अभी क्षार के थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्षार में जैसे बच्चों NaOH हो गया, तो NaOH क्या हो जाएगा हमारा, Na प्लस और OH माइनस आयन में विखंडित होता है ना, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, Na प्लस OH माइनस आयन में विखंडित हो रहा है तो ये क्षार है। मान लो तुम्हारा क्या है, CaOH होल ट्वाइस है, तो CaOH होल ट्वाइस कैसे होगा, कैल्शियम प्लस 2 और 2OH माइनस आयन में विखंडित होगा, तो ये 2OH माइनस आयन दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आर्हेनियस का कंसेप्ट था कि बच्चों जो H प्लस या H3O प्लस आयन देगा वो अम्ल होगा, जबकि जो OH माइनस आयन देगा वो क्या होगा, क्षार होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट को और समझो, यहाँ पे कुछ सीमाएं हैं बेटा, लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि अगर भैया हमारा जल ना होना तो जल नहीं होने की उपस्थिति में हमारा यौगिक अम्ल होगा कि क्षार होगा, इस बात का हम लोग पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां उसने बोला क्या है, वह यौगिक जो जल में H प्लस आयन या जल में OH माइनस आयन देते हैं।
तो अगर जल ही नहीं होगा, वाटर ही नहीं होगा, तो तुम ये कैसे बताओगे कि वो एसिड है कि बेस है? क्लियर? और अगर मान लो हाइड्रोजन और OH समूह भी नहीं है तो आप नहीं बता सकते हो कि वो एसिड होगा कि बेस होगा। ठीक है, तो चलो ये एग्जांपल्स नोट कर ही लिए हैं हम लोगों ने। लिमिटेशन में लिखो, फर्स्ट लिमिटेशन लिखो सीमाएं में। पहली सीमा क्या है इसकी भाई? तो पहली सीमा के अंदर लिखो, जल की अनुपस्थिति में अम्ल या क्षार का पता नहीं लगाया जा सकता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल अथवा क्षार का पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर जल नहीं है तो ना तो आप ये बता सकते हो कि भाई वो H+ और OH- आयन तो जल में डिफाइन कर रहा है ना, तो जब जल ही नहीं होगा तो एसिड और बेस का पता हम नहीं लगा पाएंगे। और दूसरा लिख लो, H अथवा OH समूह का होना जरूरी है। H अथवा OH समूह का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्हेनियस कंसेप्ट। तो बच्चों अभी दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। हमारा दूसरा कंसेप्ट है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे से हमारे इस चैप्टर में आ सकते हैं। अब कैसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने एसिड बेस को डिफाइन किया, तो इन्होंने बेटा H+ का सहारा लिया। इन्होंने क्या बोला, एसिड क्या होंगे जो H+ आयन का क्या करेंगे। अच्छा, H+ नहीं बोला था इन्होंने, एक्चुअली क्या बोला था, प्रोटोन बोला था। अब यहाँ प्रोटोन वर्ड से मतलब H+ आयन ही होता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है भाई, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 और एटॉमिक मास भी कितना होता है 1। अब इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है भाई 1 होती है। और अगर तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा ना। न्यूट्रॉन तो वैसे भी 0 होता है और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो वो भी 0 हो गया, यानी ओवरऑल जो H+ आयन है वो क्या बचा आपका, H+ आयन एक तरीके से क्या बचा, प्रोटोन ही तो बचा। तो H+ आयन बोलो चाहे प्रोटोन बोलो, बात एक ही है। तो एसिड क्या होंगे, जो प्रोटोन का क्या करते हैं भाई, त्याग करते हैं। जबकि क्षार यानी कि बेस क्या होंगे, जो प्रोटोन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो प्रोटोन ग्रहण करते हैं, यानी H+ आयन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें भाई, एसिड क्या होगा जो प्रोटोन का त्याग करेगा, बेस क्या होगा जो प्रोटोन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो लिख लो, इसके अंदर लिखना, ये शॉर्ट में लिख लो, एसिड क्या होंगे जो प्रोटोन त्याग करेगा और बेस क्या होगा जो प्रोटोन ग्रहण करेगा। प्रोटोन से मतलब क्या है, यहाँ पे H+ आयन है। एग्जाम्पल जरा समझते हैं। जैसे सपोज करो HCl है भाई, तो HCl क्या हो जाएगा, HCl हमारा प्रोटोन का त्याग करेगा, दैट इज H+। ठीक है, और क्या बनाएगा, ये Cl- बनाएगा, H+ एंड Cl-। तो ये HCl क्या कर रहा है, प्रोटोन का त्याग कर रहा है। तो HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, मान लो भैया अपना H2SO4 है, तो H2SO4 भी क्या करेगा बच्चों, H+ का त्याग करेगा। मान लो एक H+ का त्याग कर रहा है, तो ये बना रहा है H+ + HSO4-। तो ये भी क्या हो गया हमारा भाई, अम्ल हो गया। मान लो अमोनिया है, ये अमोनिया क्या कर रहा है भाई, एक H+ ग्रहण कर रहा है। तो जब ये एक H+ ग्रहण करेगा तो क्या बना लेगा, NH4+ बना लेगा। तो चूंकि ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा अमोनिया, क्षार हो जाएगा। पॉइंट आ रहा है समझ में। तो जो यौगिक H+ आयन का त्याग करते हैं वो कहलाते हैं अम्ल, जबकि जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं क्षार। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है।
ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहां पे तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लियर? चलो भाई, ये तो हो गई हमारी इसकी थ्योरी। अब यहाँ पे बच्चों एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर चलता है। ठीक है, क्या चलता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एसिड और बेस तो हमने देख लिया। अब इसमें बच्चों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसका मतलब क्या है जरा समझो। देखो HCl जो है, ये HCl क्या करता है? H+ का त्याग करता है और Cl- बनाता है। ध्यान से समझना। तो ये HCl क्या है? यहाँ पे HCl हमारा है अम्ल। ठीक है, ये क्या है हमारा? ब्रोंस्टेड एसिड। क्या है हमारा? ब्रोंस्टेड एसिड। और इसने H+ त्याग करने के बाद दूसरी चीज क्या बनाई भाई? Cl-। दिस Cl- इज कॉन्जुगेट बेस। ये क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। क्या होगा? ये कॉन्जुगेट बेस। अब ये कैसे आया? तो इस पॉइंट को समझो। देखो HCl जो हमारा एसिड था वो ऑब्वियस ही बात है H+ रिलीज करके Cl- बना रहा है। इसको उल्टे तरीके से देखो, ये Cl- H+ ग्रहण करके क्या बना रहा है? HCl बना रहा है। तो यहाँ पे Cl- क्या हो गया? बेस हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ब्रोंस्टेड एसिड से कौन सा कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ये आपको निकालना आना चाहिए। मान लो H2SO4 अभी हमने देखा था। ठीक है, H2SO4 ये क्या हो जाएगा? हमारा ब्रोंस्टेड एसिड है। ये भी ये एक H+ आयन का त्याग करेगा और क्या बना लेगा? HSO4- बना लेगा। ये क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ये HSO4- फर्दर टूट सकता है H+ एंड SO4- में। तो ये HSO4- क्या है? ये मान लो हमारा ब्रोंस्टेड एसिड है। ठीक है, तो ये H+ त्याग करने के बाद ये क्या बन जाएगा? हमारा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो हमें समझनी है। एक बेस लेते हैं, जैसे मान लो अभी हमने देखा अमोनिया था भाई, है ना? अमोनिया था। तो अमोनिया क्या करेगा? अमोनिया क्या करेगा? ये H+ आयन मान लो ग्रहण कर रहा है और क्या बना रहा है? NH4+। तो ये अमोनिया क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ब्रोंस्टेड बेस। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन ग्रहण कर रहा है। वहीं NH4 क्या हो जाएगा? NH4+ हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे क्या चलता है बच्चों? कॉन्जुगेट सिस्टम चलता है। एक टर्म और यहां पर आती है और वो है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है बच्चों? अगर ऐसा स्पीसीज है जो ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी कर सकता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। जैसे सपोज करो H2O है। अब H2O मान लो आपका क्या कर रहा है भाई? H+ का त्याग कर रहा है। अगर H2O H+ का त्याग कर रहा है तो ये क्या बनाएगा? OH-। यही H2O अगर H+ ग्रहण कर लेगा तो क्या बना लेगा? ये H3O+ बना लेगा। तो H2O कैसे नेचर का हो गया? एम्फोटेरिक नेचर का। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी कर सकता है। जब ये त्याग कर रहा है तो ये क्या बनेगा? ब्रोंस्टेड एसिड की तरह कार्य करेगा और ये क्या बन जाएगा? इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। जबकि ये ग्रहण कर रहा है तो ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह कार्य करेगा और ये क्या बन जाएगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे। पहले यहां तक नोट कर लीजिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हमारा हो गया। अभी यहां पे आते हैं हम एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर के अंदर लिखिए वह स्पीसीज जो प्रोटॉन का त्याग भी कर सकते हैं तथा प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। वह स्पीसीज जो प्रोटॉन का त्याग भी कर सकते हैं और प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक प्रवृत्ति का बोलते हैं। उन्हें हम एम्फोटेरिक प्रवृत्ति का बोलते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आपने यहाँ पे नोट कर लिया है।
देखो इस एम्फोटेरिक का एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास अमोनिया है बच्चों, ये अमोनिया क्या कर रहा है, H प्लस आयन का त्याग कर रहा है, ठीक है। अगर ये H प्लस आयन का त्याग कर रहा है तो क्या बना लेगा ये NH2 माइनस, ठीक है। और अगर ये H प्लस ग्रहण कर लेगा तो ये क्या बना लेगा भाई NH4 प्लस। तो अमोनिया कैसी प्रवृत्ति का होता है, उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है, यानी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। यहाँ ये H प्लस का त्याग कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा ब्रोंस्टेड एसिड, जबकि यहाँ ये क्या बन गया ब्रोंस्टेड बेस, और उल्टा कॉन्जुगेट एसिड और यहाँ कॉन्जुगेट बेस। मेरे ख्याल से समझ ही गए होगे, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, अगर हमारा ब्रोंस्टेड वाली चीज स्ट्रॉन्ग है, एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी हो सकता है, अगर हमारी ब्रोंस्टेड वाली चीज स्ट्रॉन्ग नेचर की है तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा वीक होगा, और अगर ब्रोंस्टेड वाली चीज वीक नेचर की है तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। तो लिखो जरा स्टार मार्क करके, यदि हमारे ब्रोंस्टेड अम्ल तथा क्षार, यदि हमारे ब्रोंस्टेड अम्ल तथा क्षार प्रबल प्रवृत्ति के होते हैं, प्रबल प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, यदि हमारे ब्रोंस्टेड अम्ल तथा क्षार प्रबल प्रवृत्ति के होते हैं तो उनके कॉन्जुगेट दुर्बल प्रवृत्ति के होंगे, तो उनके कॉन्जुगेट दुर्बल प्रवृत्ति के होंगे, ठीक है। अगली लाइन में लिखो, यदि हमारे ब्रोंस्टेड अम्ल तथा क्षार, यदि हमारे ब्रोंस्टेड अम्ल तथा क्षार दुर्बल प्रवृत्ति के होंगे, तो उनके कॉन्जुगेट प्रबल प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझो, मान लो HCl है, HCl टूटेगा H प्लस एंड Cl माइनस में। पूरी दुनिया जहान को पता है HCl होता है भैया स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा होता है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस यानी कि ये जो Cl माइनस है ये कैसे नेचर का हो जाएगा, ये वीक नेचर का कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। बात आ रही है समझ में। HF भैया पूरी जहान को पता है ये वीक एसिड होता है। क्या होता है ये, वीक एसिड। और ये जब टूटेगा मेरा तो ये भी H प्लस देगा और F माइनस देगा, लेकिन अभी यहाँ पर F माइनस जो है दिस इज व्हाट कॉन्जुगेट बेस, जो कि कॉन्जुगेट बेस है, ये कैसे नेचर का होगा, स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा। बोलो बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। यहाँ पर काफी क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, इस पे अभी कुछ एग्जांपल्स भी हम लेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद लेविस पढ़ने के बाद हम एग्जांपल भी लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये लिमिटेशन की बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन की अगर बात करी जाए तो इसमें सबसे मुख्य जो कमी है वो ये है कि अगर हमारे किसी यौगिक में हाइड्रोजन ही नहीं है, अगर हमारे किसी यौगिक में हाइड्रोजन नहीं है तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो अम्ल होगा कि क्षार होगा, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, यदि हमारे यौगिक में हाइड्रोजन नहीं होता है, यदि हमारे यौगिक में हाइड्रोजन नहीं होता है तो हम यह पता नहीं लगा सकते, कि वह अम्ल होगा कि क्षार होगा, ठीक है। तो बच्चों ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट जो था हमारा वो हम सीख चुके हैं क्या होता है बेसिकली उसके अंदर। अब उसमें बच्चों हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस होंगे हमारे, उस सेक्शन को जरा हम देखते हैं कि कैसे हम कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का पता लगाते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए हमारे पास HCl है, ये H2O के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस और Cl माइनस बना रहा है। नाउ HCl क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ब्रोंस्टेड एसिड हो जाएगा, ठीक है। HCl क्या हो जाएगा हमारा, ब्रोंस्टेड एसिड हो जाएगा। H2O
अब देखो यहाँ पे ये HCl क्या कर रहा है, H प्लस आयन का त्याग कर रहा है, और ये H2O क्या कर रहा है, एक H प्लस आयन ग्रहण कर रहा है। तो ये ब्रोंस्टेड एसिड है और ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा। अब HCl H प्लस आयन का त्याग करके क्या बना रहा है भाई, Cl माइनस बना रहा है। ठीक है, तो ये अगर Cl माइनस बना रहा है, HCl एसिड था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही H2O क्या है बच्चों, ब्रोंस्टेड बेस है, ये H प्लस आयन ग्रहण करके क्या बना रहा है, H3O प्लस बना रहा है। ये ब्रोंस्टेड बेस था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को पहचानते हैं। अगले पे चलते हैं बच्चों। देखो HSO4 माइनस है, अमोनिया है, NH4 प्लस है और SO4 माइनस 2 है। तो यहाँ पे HSO4 माइनस जो है ये क्या कर रहा है बच्चों, देखो एक H प्लस आयन का त्याग कर रहा है। ये H प्लस आयन का त्याग करके क्या बना रहा है, SO4 माइनस 2 बना रहा है। बोलो ठीक बात। तो ये क्योंकि H प्लस आयन का त्याग कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा भाई, ठीक है, ये लाइन हटा देता हूं मैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा भाई, HSO4 माइनस जो है ये क्या कर रहा है भाई, त्याग कर रहा है। तो त्याग कर रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा ब्रोंस्टेड एसिड, और ये त्याग करके क्या बना रहा है, SO4 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। क्लियर बात। और NH3 क्या है बच्चों, ब्रोंस्टेड बेस है, और ये क्या कर रहा है, H प्लस आयन ग्रहण कर रहा है, इसलिए तो ब्रोंस्टेड बेस है, और ये क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। क्लियर बात। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। अगले पे चलते, देखो ये है और ये है, ये H2 आपको समझ में आ रहा है, H3O प्लस ये बना रहा है, यानी ये तो क्या हो गया हमारे, ये H प्लस आयन ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड हो जाएगा। अब ब्रोंस्टेड बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, जबकि ब्रोंस्टेड एसिड से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो ये हमारी यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट है बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ एसिड्स दिए हैं और उनके कॉन्जुगेट बेसिस हमें ढूंढने हैं, और ऐसे ही इधर हमें बेसिस दिए हुए हैं, इनके कॉन्जुगेट एसिड हमें ढूंढने हैं। तो यहाँ पे एसिड में सबसे पहला एसिड क्या है हमारा, HCl एसिड है। अब HCl अगर एसिड है तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन का त्याग करेगा, यानी H प्लस रिलीज करेगा। अगर ये H प्लस रिलीज करेगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा बच्चों, Cl माइनस बन जाएगा। क्लियर। H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4 क्या है हमारा, एसिड है, और ये भी क्या करेगा, H प्लस आयन का त्याग करेगा। अगर ये भी हमारा H प्लस आयन का त्याग करेगा तो क्या बनाएगा, ये हमारा HSO4 माइनस फॉर्मेशन करेगा, यानी ये भी क्या बन जाएगा, हमारा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। HSO4 माइनस की बात करते हैं तो HSO4 माइनस क्या करेगा हमारा, ये भी एक H प्लस आयन का त्याग करेगा, और ये क्या फॉर्मेशन कर लेगा, SO4 माइनस 2 फॉर्मेशन कर लेगा। H2O भी अगर एसिड की तरह व्यवहार करेगा तो ये भी H प्लस आयन का क्या करेगा, त्याग करेगा, और क्या फॉर्मेशन कर लेगा, OH माइनस। तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा वहां पे, OH माइनस हो जाएगा। बात करते हैं बेस की, तो बेस क्या होते हैं, जो H प्लस आयन ग्रहण करते हैं। तो अमोनिया मान लीजिए आपका H प्लस आयन ग्रहण कर रहा है, तो ये H प्लस आयन ग्रहण करने के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा, NH4 प्लस बनाएगा। तो NH4 प्लस क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। H2O भी क्या कर रहा है बच्चों, H प्लस ग्रहण कर रहा है, अगर ये भी H प्लस ग्रहण करेगा तो ये क्या बना लेगा, H3O प्लस, यानी H3O प्लस क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। RNH2 की बात करें तो ये भी क्या करेगा, हमारा H प्लस ग्रहण करेगा, यानी ये क्या बना लेगा, RNH3 प्लस बना लेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एसिड ब्रोंस्टेड एसिड या ब्रोंस्टेड बेस दे देगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन या तो प्रोटॉन निकाल दो या प्रोटॉन ग्रहण कर दो, उसके बाद जो भी स्पीसीज बनेगी वो कॉरस्पॉन्डिंगली एसिड होगा तो कॉन्जुगेट बेस, बेस होगा तो कॉन्जुगेट एसिड। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं
तीसरा जो कंसेप्ट है, पहला हमने देखा आरिनियस है, दूसरा हमने देखा लेविस है, दूसरा हमने ब्रोंस्टेड देखा, और तीसरा हमारा क्या कंसेप्ट है बच्चों, लुईस अम्ल क्षार कंसेप्ट। ठीक है, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। तो बच्चों लेविस एसिड बेस कंसेप्ट की अगर बात करी जाए तो क्या होता है, ये जरा ध्यान दो भाई। लुईस ने ये बोला कि अम्ल क्या होंगे, ठीक है, और क्षार क्या होंगे। तो पहले क्षार की बात कर लेते हैं भाई। तो क्षार क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे क्षार हो जाते हैं। जबकि अम्ल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो क्या हो जाएंगे, हमारे अम्ल हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या हो जाएंगे, हमारे क्षार हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी परिभाषा है। तो लिख लो जरा इसके अंदर, अम्ल के अंदर लिखो अम्ल वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहा जाता है, उन्हें लुईस अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस अम्ल बोलते हैं। अगली लाइन में लिखो क्षार, क्षार में लिखो वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें हम लुईस क्षार कहते हैं, उन्हें हम लुईस क्षार कहते हैं। तो लुईस क्षार क्या हो जाएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे लुईस क्षार कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब देखो अम्ल और क्षार में हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो क्षार यानी बेस का लॉजिक क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब भाई इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, लोन पेयर हो। तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे लेविस क्षार बन जाएंगे। ठीक है, तो बेस में कौन से आ जाएंगे, एक तो पहला तो कौन सा, जिनके पास क्या हो बच्चों, लोन पेयर हो। ठीक है, लोन पेयर समझते हो ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जो बंध बनाने में भागीदारी नहीं करते हैं। तो लुईस बेस कौन से होंगे, जिनके पास क्या प्रेजेंट हो भाई, लोन पेयर प्रेजेंट हो। लोन पेयर किनके पास प्रेजेंट होगा, जैसे अमोनिया हो गया आपका। अब अमोनिया में देखो नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और क्या हो जाएगा हमारा, PCl3 हो गया। PCl3 में भाई फॉस्फोरस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और क्या हो जाएगा हमारा, SF2 हो जाएगा। SF2 में सल्फर पे 2 लोन पेयर हैं। SF4 हो जाएगा। SF4 के अंदर सल्फर पे कितने हैं भाई, 1 लोन पेयर है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे लोन पेयर इनके पास प्रेजेंट है। तो ये सब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं तो ये सब क्या कहलाएंगे, लुईस बेस कहलाएंगे। और कौन से हो सकते हैं भाई, ऑल एनायन, सभी एनायन जो हैं, यानी जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। जैसे Cl माइनस हो गया, SO4 माइनस 2 हो गया, OH माइनस हो गया। ये सारे भी क्या है, लुईस बेस की तरह कार्य कर सकते हैं। तो भाई याद क्या रखना है, एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल करके लिखो, वह स्पीसीज जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन का त्याग करके लुईस क्षार बनाते हैं। वही इलेक्ट्रॉन का त्याग करके लुईस क्षार बनाते हैं। तो भाई जिनके पास होगा वही तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाएंगे, लुईस क्षार बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में ये लिख लेना बच्चों, पहला कौन सा, लोन पेयर हो जिनके पास, और दूसरा जिनके पास क्या हो बच्चों, एनायन हो यानी कि नेगेटिव आवेश हो। ठीक है, ये तो हो गई हमारे बेस की बात। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एसिड की। तो एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब भाई आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो यहां पे लिख लो एसिड के अंदर,
वह स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वह स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं तथा वह लुईस अम्ल कहलाते हैं, वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं तथा वह लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अभी ये हम एसिड की बात कर रहे थे, तो एसिड के अंदर देखो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, जिनका अष्ट, या ऐसे हम लिख सकते हैं जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। तो जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बच्चों, वो क्या बन जाते हैं, हमारे लेविस एसिड बन जाते हैं, ठीक है ना। अब कमी किस में होगी, जैसे बच्चों देखो मैं आपको बताऊं तो नाइट्रोजन दूसरे पीरियड का मेंबर है, ठीक है। तो नाइट्रोजन दूसरे पीरियड का मेंबर है, तो ये तो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेगा। अब मान लो मैं PCl5 की बात कर रहा हूं, तो PCl5 में फॉस्फोरस कौन से पीरियड का मेंबर है, तो भाई जो हमारा फॉस्फोरस होता है ये हमारा 3rd पीरियड का मेंबर होता है। अब ये 3rd पीरियड का मेंबर है, मतलब ये अपने आउटर मोस्ट शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितने रख सकता है भाई, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है। और अभी हैं कितने, अभी तो इसके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन है, रख कितने सकता है, 18, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ये अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है तो ये क्या बन जाएगा, हमारा लेविस एसिड बन जाएगा। क्लियर। और क्या हो सकता है भाई, देखो PCl3 लेविस बेस होगा, PCl5 लेविस एसिड होगा, SF2 SF4 लेविस बेस होंगे, जबकि SF6 जो है ना बच्चों, वो क्या होगा, लेविस एसिड होगा। क्यों, क्योंकि सल्फर हमारा 3rd पीरियड का मेंबर है। अब वो अगर 3rd पीरियड का मेंबर है तो अपने आउटर मोस्ट शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन अभी है कितने उसमें भाई, सल्फर में 6 थे और 6 फ्लोरीन से आए, यानी 12 इलेक्ट्रॉन है, रख कितने सकता है भाई, वो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है। अभी हैं कितने, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेविस एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो पहचानना आना चाहिए अपने को कि कौन लेविस एसिड बनेगा, कौन लेविस बेस बनेगा। अगर मान लो मैं H2O की बात कर रहा हूं, तो H2O किस कैटेगरी में जाएगा भाई, H2O में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या बनेगा, आपका बेस बनेगा। क्लियर। चलो भाई आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा लेविस एसिड की कहानी। अब इसमें दूसरे कौन से हो सकते हैं, सभी धनायन यानी कि कैटायन, यानी जितने भी हमारे कैटायन है ना बच्चों, उन सबके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाँ, उन सभी के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, आसानी से भाई ग्रहण कर सकते हैं। अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, यानी क्या बन जाएंगे, वो लेविस एसिड बन जाते हैं। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।